जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उप सरपंच ग्राम पंचायत के लिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिला जनपद के लिए निर्वाचन की कार्यवाही कैसे होती है। अब इसकी निर्वाचन की कार्यवाही को अलग से इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जब प्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है पंचों का, सरपंचों का और सदस्यों का, जो लोगों द्वारा चुना जाता है, उसके बाद उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की निर्वाचन की कार्यवाही की जाती है। तो आज पूरे कार्यवाही को आज हम समझेंगे कि किस प्रकार कार्यवाही की जाती है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं। आरक्षण। सबसे पहले हम आरक्षण देखते हैं। चुनाव में आरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो पहला है आरक्षण अध्यक्ष के लिए और उपाध्यक्ष के लिए। उप सरपंच के लिए हम पहले आरक्षण देख लेते हैं। तो उप सरपंच के लिए ऐसा कोई निश्चित आरक्षण नहीं होता। बस इसमें ये कहा गया है यदि कोई सरपंच आरक्षित क्षेत्र अर्थात ST SC OBC से नहीं है तो उप सरपंच को किसी एक आरक्षित वर्ग का होना अनिवार्य है। अब देखते हैं अध्यक्ष के लिए। अध्यक्ष के लिए देखते हैं तो पहले देखते हैं जिला के लिए और जनपद के लिए। हम देखते हैं जिला के लिए अध्यक्ष। तो जिला के लिए अध्यक्ष का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो संचालक पंचायत के द्वारा किया जाता है। इसका आरक्षण संचालक पंचायत के द्वारा किया जाता है। अब इसका आरक्षण क्या होगा? मान लिया जाता है जिले में 27 अध्यक्षों की जनसंख्या है, मतलब अध्यक्ष 27 सीट है। तो इनको ST SC OBC में कैसे बढ़ जाएगा? तो पूरे राज्य में जितनी जनसंख्या होगी ST की, उतना प्रतिशत ST को दे दी जाएगी। जितना प्रतिशत SC को होगा उतना SC को दे दिया जाएगा। और यदि दोनों मिला के 50% आरक्षित नहीं कर पाते हैं तो 25% OBC को दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार इनकी जनसंख्या का अनुपात क्या होता है? राज्य में निवास करने वाले जनसंख्या के आधार पर इनका आरक्षण किया जाता है। अब समझते हैं जनपद के लिए। जनपद के लिए आरक्षण कौन होगा? जनपद के लिए आरक्षण कलेक्टर निकालता है, ये आप याद रखिएगा, कलेक्टर निकालता है। और जनपद के लिए आरक्षण के लिए मान लीजिए जनपद में 6 सीट है, एक जिले में 6 जनपद पंचायत है और 6 जनपद पंचायत में 6 अध्यक्ष हैं। तो इनका आरक्षण कैसे होगा? तो इनका आरक्षण होगा कि उस जिले में, जिस जिले के लिए जनपद की आरक्षण की जा रही है, तो उस जिले की कुल जनसंख्या का अनुपात, उस जिले की कुल ST या SC जनसंख्या के अनुपात के अनुसार से ही सीट का निर्धारण होता है। तो ये हमने देख लिया कि अध्यक्ष के लिए कैसा होता है और उपाध्यक्ष के लिए कैसा होता है, उसको निकालता कौन है? जिला के अध्यक्ष के लिए निकालेगा संचालक पंचायत और जनपद के अध्यक्ष के लिए निकालेगा कलेक्टर, जिला कलेक्टर। अब देखते हैं उपाध्यक्ष। जिस प्रकार हमने उप सरपंच को समझा था, उप सरपंच का आरक्षण समझा था, उसी प्रकार उपाध्यक्ष का है, चाहे वो जिले का हो या जनपद का हो। यदि जिला या जनपद का अध्यक्ष किसी आरक्षित सीट से चुनाव नहीं आता या फिर आरक्षित सीट से अध्यक्ष या अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, तो निश्चित रूप से उपाध्यक्ष का चुनाव आरक्षित सीट से ही किया जाना चाहिए या किया जाता है। तो ये हमने देख लिया कि किस प्रकार ये चुनाव किस प्रकार आरक्षण होता है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे ही प्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा, सरपंच पंच अध्यक्ष सदस्य का जैसे ही चुनाव हो जाता है तो उसके 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर, उसके 30 दिन के भीतर एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। एक सम्मेलन का समय तय किया जाएगा। और समय कौन तय करेगा? कलेक्टर। वो किसी भी स्तर का हो, ग्राम पंचायत के स्तर का हो या जिला जनपद का स्तर का हो, इसकी सम्मेलन बुलाने की समय कौन तय करेगा? कलेक्टर द्वारा तय किया जाएगा। और ये जो कलेक्टर होंगे वे विहित प्राधिकारी को सूचना देंगे कि मैंने ये नियत समय
तय किया है, आप इस नियत समय के अंतर्गत एक सम्मेलन बुलाइए जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चुनाव करना है। तो ये कलेक्टर जो है विहित प्राधिकारी को सम्मेलन की सूचना देगा। विहित प्राधिकारी को सम्मेलन के 30 दिन के भीतर निर्वाचन के 30 दिन के भीतर एक सम्मेलन बुलाने के लिए सूचना करेगा। यहाँ पे कन्फ्यूज़न स्थिति हो सकती है, इसको ज़रा ध्यान से दीजिएगा। समय कौन तय करेगा? कलेक्टर। तारीख कौन तय करेगा? कलेक्टर। लेकिन सम्मेलन बुलाने के लिए सूचना कौन निकालेगा? तो विहित प्राधिकारी सूचना निकालेंगे। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला मामला है, इसे आप थोड़ा से समझ के देखिएगा कि कलेक्टर 30 दिन के भीतर समय तय करेगा कि हमको 30 दिन के भीतर एक सम्मेलन बुलाना है। अब एक सम्मेलन में बुलाना किनको है? सम्मेलन में अध्यक्ष को बुलाना है, सदस्य को बुलाना है, सरपंच को बुलाना है, उप सरपंच को बुलाना है, पंचायतवार। तो इसकी सूचना कौन निकालेगा? इसकी सूचना विहित प्राधिकारी निकालते हैं। तो विहित प्राधिकारी कौन होगा? ग्राम पंचायत के लिए आपका तहसीलदार हो सकता है, उपखंड राजस्व हो सकता है, कलेक्टर, जिला जनपद के लिए आपका कलेक्टर हो सकता है, अतिरिक्त कलेक्टर हो सकता है। तो ये आपके विहित प्राधिकारी हैं जो सूचना निकालते हैं, और सूचना निकालते समय एक पीठासीन अधिकारी भी तय करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को। कलेक्टर केवल और केवल समय तय करेगा कि इस तारीख 30 दिन के भीतर समय तय करेगा कि अमुक तारीख को आपको सम्मेलन बुलाना है। सम्मेलन बुलाने का कार्य है विहित प्राधिकारियों का, और उस विहित प्राधिकारी ही पीठासीन की नियुक्ति करते हैं। तो बुलाने वाला कौन हो सकता है? तहसीलदार हो सकता है, उपखंड अधिकारी हो सकता है, अतिरिक्त कलेक्टर या फिर कलेक्टर हो सकता है, जनपद पंचायतवार। अब देखते हैं पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होती है। पीठासीन अधिकारी किसको बोलते हैं? जो उस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। पीठासीन अधिकारी का मेनली काम होता है निर्वाचन को संपन्न कराना। जिस दिन निर्वाचन होता है उस दिन निर्वाचन कार्य को संपन्न कराना पीठासीन की जिम्मेदारी होती है। तो विहित प्राधिकारी पीठासीन को नियुक्त करते हैं। तो ग्राम पंचायत के लिए नायब तहसीलदार का रैंक का पीठासीन अधिकारी तय किया जाएगा। ऐसा अधिकारी जो नायब तहसीलदार का रैंक का उससे ऊपर हो सकता है, उससे नीचे का नहीं हो सकता। जनपद पंचायत के लिए डिप्टी कलेक्टर को नियुक्त किया जाता है, और जिला पंचायत के लिए कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी का मूल कर्तव्य है उस समय की निर्वाचन की कार्यवाही को संपन्न करना, और निर्वाचन की कार्यवाही के पश्चात कलेक्टर को सूचना देना कि यह कार्य कंप्लीट हो गया है, या फिर जो उनको पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं उनको सूचित करना। जैसे आप अपने ऊपर ही ले लिए, जैसे कोई अधिकारी ने आपको कुछ काम सौंपा। इस काम को करने के बाद यदि ये काम सफल हो या असफल हो, आप तुरंत इसको सूचित करेंगे। उसी प्रकार ये भी है, ये पीठासीन अधिकारी है, इनका काम केवल नियमानुसार चुनाव को कंप्लीट कराना होता है। उसके बाद वो विहित प्राधिकारी जो उसकी नियुक्ति की जाती है, जो उसकी नियुक्ति करता होता है पीठासीन अधिकारी के रूप में, उनको वापस सूचना देना इनका काम है। इनसे ज़्यादा इनका अधिक कोई कार्य नहीं है। अब देखते हैं कि ये विहित प्राधिकारी तो पीठासीन की नियुक्ति कर दिए, अब उनको सूचना किनको देना है? सदस्य और पंच और सरपंच को। तो उसको सूचना कैसे दिया जाएगा? तो उसको सूचना उसके निवास के पते में दिया जाता है। निवास पते में 5 दिन पूर्व, जिस दिन सम्मेलन होता है उसके 5 दिन पहले उसके स्थायी पते पर उसको सूचना देना होता है। या फिर अभी जो भी वर्तमान में जो भी अभी सूचना देने की रीति हो, स्पीड पोस्ट हो, फ़ोन कॉल हो, या फिर जैसे भी आदेश करना है उस प्रकार का हो, लेकिन उनको 5 दिन पहले सूचना देना होता है कि आप लोगों के बीच से उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन करना है, अतः उक्त तारीख को सम्मेलन के हेतु निर्धारित किया गया है, आप सबको उपस्थित होना है। ये सादर निमंत्रण भी होता है और सूचना भी होता है। अब आगे की कार्यवाही समझते हैं। मान लेते हैं सूचना के समय के दिन सभी लोग उपस्थित हो गए। सूचना जिस दिन सम्मेलन करानी है, मान लेते हैं जिस दिन सम्मेलन होना है उस दिन सभी लोग उपस्थित हो गए।
सभी लोग उपस्थित हो गए। हम देखिए, हम यहाँ तीनों स्तर के लिए देख रहे हैं, जिला, जनपद और ग्राम पंचायत के लिए। तो वहाँ जो भाग लेने वाले हैं सदस्य या अध्यक्ष उपस्थित हो गए हैं, तो उनके मध्य पहले तो उपस्थिति लिया जाता है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा उपस्थिति लिया जाएगा कि कितने लोग आए हैं, जितने लोग चुनाव जीत के आए हैं वो लोग आए हैं कि नहीं आए हैं, पहले उनकी उपस्थिति ली जाएगी। उसके बाद पीठासीन अधिकारी निर्वाचन के कार्यों का कार्यवाही का प्रारंभ करेगा। पहला होता है नाम निर्देशन। जिस प्रकार प्रत्यक्ष चुनाव में भी नाम निर्देशन होता है कि लोग अपना चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भरते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी जो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए होंगे पंच या फिर सदस्य, वे लोग अपना नाम निर्देशन करेंगे चुनाव के लिए। यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि पहले अध्यक्ष का चुनाव पहले होता है। पहले अध्यक्ष का होगा, फिर उपाध्यक्ष का होता है। ये क्रमवार होता है, पहले अध्यक्ष का होता है फिर उपाध्यक्ष का होता है। तो मैं दोनों का जो कार्रवाई है उसको एक बराबर बता रहा हूँ। पहले तो होगा नाम निर्देशन, चाहे अध्यक्ष के लिए हो या उपाध्यक्ष के लिए हो या उप सरपंच के लिए हो। तो पहले नाम निर्देशन होता है। जो लोग उस चुनाव में खड़े होना चाहते हैं या उस चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, वे लोग नाम निर्देशन करेंगे। कैसे करेंगे? 2 प्रस्तावक और 2 समर्थक। यदि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो मेरे 2 प्रस्तावक होने चाहिए जो ये प्रस्तावित करेंगे कि यह आदमी चुनाव में खड़े होने लायक है। उसके बाद 2 समर्थक होंगे जो ये कहेंगे कि जो 2 प्रस्तावक लोग जो इस अमुक व्यक्ति को लाए हैं वे उचित है। इसको ऐसा समझिए, 1 2 3 4 5 समझ लेते हैं। ये व्यक्ति चुनाव में खड़े होना चाहते हैं। तो बाकी के जो शेष पहले जो शेष व्यक्ति है इसका प्रस्ताव करेंगे कि ये चुनाव में खड़े होने वाले हैं। उसके बाद बाकी ये जो 2 लोग और बचेंगे, बाकी बोल रहा हूँ 2 लोग, मात्र 2 लोग प्रस्तावक उसका समर्थन करेंगे कि ये जो 2 व्यक्ति प्रस्ताव किए हैं वो सही हैं। तो ये सभी ऐसे हाथ उठा के नहीं किया जाता, ये आवेदन होती है, नाम निर्देशन का आवेदन होता है जिसमें अभ्यर्थी का नाम होता है, प्रस्तावक का नाम होता है और समर्थक का नाम होता है। इस प्रकार ये पत्र भरकर जितने लोग खड़े होना चाहते हैं ऐसा आवेदन भरकर पीठासीन अधिकारी को एक निश्चित समय में, उसकी एक अवधि तय होती है नाम निर्देशन का, घंटा 2 घंटा जो भी होगा, उसमें एक निश्चित अवधि में अपना आवेदन पीठासीन अधिकारी के पास जमा करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो 2 प्रस्तावक हैं, ये जो 2 समर्थक हैं, केवल किसी एक व्यक्ति की ही प्रस्तावना करेंगे या किसी एक व्यक्ति की फॉर्म भरने में सहायता करेंगे या प्रस्तावक या समर्थक होंगे। जैसे कोई तीसरा व्यक्ति और कोई खड़ा होना चाहे तो ये 2 व्यक्ति इनका समर्थन नहीं कर सकते, ना ही इसको प्रस्तावित कर सकते। इनके लिए किसी अन्य 2 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। मतलब कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति की ही समर्थक कर सकता है या फिर प्रस्तावक हो सकता है। समर्थक प्रस्तावक हो सकता है, किसी अन्य और व्यक्ति की समर्थक या प्रस्तावक नहीं हो सकता। उसके बाद की प्रक्रिया है पत्रों की जाँच। इस आदेश की प्रक्रिया देखेंगे। उसकी बाद की प्रक्रिया है पत्रों की जांच। जैसे बहुत सारे पत्र आ गए, बहुत सारे 3 से 4 लोगों ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन के लिए पीठासीन अधिकारी को ऐसे पत्र जमा कर दिया। तब होगा क्या, पीठासीन अधिकारी इन सभी की जांच करेगा। कि अब जांच कैसे होगा? जांच ऐसे हो सकता है अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए SC आया हो, उस जिले के लिए या उस जनपद के लिए या उस ग्राम के लिए SC का पद आया हो, तो पीठासीन अधिकारी जो अभ्यर्थी होगा, जो चुनाव के लिए खड़े होंगे, उसके नाम और उसके कास्ट का मिलान करेगा कि वो SC है कि नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो SC नहीं है और फॉर्म भर दिया है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा इस प्रकार से लिया जा सकता है कि SC महिला पुरुष भी हो सकता है। यदि महिला के लिए आया है, फीमेल के लिए आया है, यदि कोई मेल ने फॉर्म भर दिया तो उसका भी पत्र रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा इस प्रकार जांच होगी कि 2 प्रस्तावक 2 समर्थक, यदि कोई दो आदमी
इस अभ्यर्थी को समर्थन किए और यही 2 आदमी यहाँ भी समर्थित प्रस्तावत या समर्थन कर दिए हैं तो ये फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार कुछ कुछ टेक्निकली इसको पत्रों की जांच की जाती है। उसके बाद जैसे पत्रों की जांच हो गई और सभी पत्र मान्य हो गए या कुछ पत्र मान्य हो तो उसको अलग से लिखा जाएगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा यह अनाउंसमेंट किया जाएगा कि इतने अमुक नाम के साथ कि ये व्यक्ति चुनाव के लिए अपना नाम निर्देशन किए हैं। इतना बोलने के बाद उनको नाम वापस लेने के लिए भी समय दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति नाम वापस लेना चाहता है तो एक निश्चित समय होता है 15 मिनट 20 मिनट जो भी है, तो उस समय के अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर चाहे तो अपना नाम वापस ले सकता है बिना किसी के दबाव में, बिना किसी कानूनी नियम के। वो चाहे तो अपना नाम वापस ले सकता है। अब इसमें एक कंडीशन देखते हैं। कंडीशन ये है कि जैसे 4 लोगों ने 3 लोगों ने अपना फॉर्म भरा और 2 लोगों ने वापस ले लिया। जैसे नाम वापस लेने की प्रक्रिया होती है ना, 2 लोगों ने वापस ले लिया। अब क्या होगा, एक बचा तो इसको ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। इसके लिए नीचे जो गुप्त मतदान होती है और बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, उस प्रक्रिया को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इसको निर्विरोध जीता माना जाएगा और इसकी एक सूचना तुरंत कलेक्टर को दे दी जाएगी। या एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि ये भी नाम वापस ले लिया, 3 लोग भरे थे और तीनों ने अपना नाम वापस ले लिया, तो उस स्थिति में भी उस दिन निर्वाचन की कार्यवाही को रद्द कर दिया जाएगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ अविश्वास प्रस्ताव लिखा गया है, जो पिछला है यह चुनाव वाला है। इस पर आप ध्यान लोग नहीं देंगे, ये चुनाव वाला है, ये गलती से नहीं मिट गया। तो हम देखते हैं कि यदि कोई भी नहीं बचता है तो इस स्थिति में भी चुनाव रद्द हो जाएगा और कलेक्टर को एक सूचना दी जाएगी। अब एक अन्य केस पर डिस्कस करते हैं। मान लिया जाए 3 अभ्यर्थी हुए और तीनों ने नाम वापस नहीं लिया। उस केस में क्या होगा, उस केस में गुप्त मतदान कराया जाएगा। उन तीनों के बीच गुप्त मतदान कराया जाएगा। अब गुप्त मतदान पर कराए जाने की प्रक्रिया क्या है? पहला होता है मत पत्र जारी करना। यदि अभ्यर्थी 1 से अधिक है तो जाहिर सी बात है हमको गुप्त मतदान कराना पड़ेगा और मत पत्र जारी करना पड़ेगा। कितना मत पत्र जारी करेंगे? जितने पंच या फिर सदस्य की संख्या है उतना मत पत्र जारी कराना होगा। और उस मत पत्र ऐसा रहता है, मत पत्र ऐसा रहता है जिसमें अभ्यर्थियों का नाम देवनागरी लिपि हिंदी में लिखा जाएगा, क्रमवार हिंदी में लिखा जाता है और नीचे पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। उसको यह घोषित करने के लिए, यह प्रमाणित करने के लिए कि यह मत पत्र उचित है, सही है या किसी प्रकार की फेक नहीं है, इस प्रकार से उसमें मत पत्र लिया जाएगा और उसमें क्रमांक दिया जाती है 1 2 3 ऐसा करके। और जैसे लोगों का नाम भी रहेगा, जैसे अभ्यर्थियों का नाम रहता है उसमें 1 2 3 ऐसा करके उसमें मतपत्र में भी नाम रहेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद की प्रक्रिया है मतपेटी। क्योंकि यह गुप्त मतदान है तो मतपेटी की आवश्यकता होगी। मतपेटी की आवश्यकता होगी तो क्या होगा? एक ऐसा मतपेटी होगा। पीठासीन अधिकारी इस मतपेटी को खोलकर सभी वहाँ उपस्थित सदस्यों और अन्य सदस्यों को दिखाएगा कि देखिए यह मतपेटी पूर्णतः खाली है, इसमें किसी प्रकार का पहले से कोई भी पत्र नहीं है। और दिखाने के पश्चात इस मतपेटी को पूर्ण रूप से सील कर देगा। केवल थोड़ी सी जगह छोड़ी जाएगी जिससे मतपत्र इस पेटी में आ सके। उसके बाद की प्रक्रिया क्या है समझते हैं। उसके बाद की प्रक्रिया है कि मतदान होगा। मतदान कैसे होगा? सदस्य एक एक करके पीठासीन अधिकारी के पास आएंगे। पीठासीन अधिकारी उनको हस्ताक्षरित मतपत्र देगा।
पीठासीन अधिकारी उस संबंधित सदस्यों को जो चुनाव में भाग ले रहे हैं उनको मत पत्र जारी करेगा और उसमें साइन करेगा, उसको अपने सामने ही उनको देगा, गुप्त मतदान वाला। उसके बाद एक ऐसा एरिया बनाया जाता है गुप्त मतदान के लिए, अक्सर कोने में, तो वहाँ अभ्यर्थी वहाँ जाएगा और वहाँ इस मत पत्र में यदि वो किसी के पक्ष में चुनाव देना चाहते हैं तो ऐसे राइट का चिन्ह लगाएंगे, ऐसे उसके नाम के सामने ऐसे राइट का चिन्ह लगाएंगे। याद रखिएगा, पहले जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है उसमें एक मुहर होती है, उस मुहर को लगाया जाता है मत पत्र में, लेकिन यहाँ जो उपचुनाव होती है उसमें एक ऐसा सही या राइट का निशान लगाया जाता है। और जो सही या राइट का निशान लगाया जाता है, जिसके केवल एक ही निशान लगाई जाती है, इसमें सही या राइट, सही का निशान लगाया जाता है। यदि दो से जो अलग अलग अगर उसमें निशान लगा दिया जाता है तो उसको सही नहीं माना जाता, केवल राइट का ही निशान लगाया जाता है, इसमें क्रॉस निशान नहीं लगाया जाता। यदि मान लेते हैं कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध इसको वोट देना चाहते हैं, बाकी को ऐसा नहीं देना चाहते, तो उसमें गुना का निशान या फिर क्रॉस का निशान नहीं लगाएंगे। जिसको देना चाहते हैं बस उसी के समक्ष राइट का निशान लगाएंगे। उसके बाद ये अभ्यर्थी बाहर निकलेगा सदस्य, और पीठासीन अधिकारी के समक्ष एक पेटी रहती है, मत पेटी, उसी में इस कागज़ को फोल्ड करके डाल दिया जाता है। इस प्रकार सभी सदस्य लोग उसमें इस प्रकार अपना वोट डालते हैं। अब देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति को अंधेपन है तो वह वोट कैसे डालेगा। इस प्रकार प्रत्यक्ष चुनाव में भी एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप किसी 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को साथ ले जाके चुनाव डाल सकते हैं। उसी प्रकार यदि अप्रत्यक्ष चुनाव में भी यह दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अंधेपन से है तो वह 18 वर्ष के किसी आयु के व्यक्ति का सहारा ले सकता है पीठासीन की अनुमति के उपरांत, तो वो भी अपना वोट डाल सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप होती है मतों की गिनती। जैसे मतों की गिनती कैसे होती है, गिनती करने से पहले मतों की जांच होती है, पत्रों की जांच होती है। पत्रों की जांच कैसे होती है? पत्रों की जांच इस प्रकार होती है, यदि कोई व्यक्ति ने 3-4 ऐसे प्रकार हैं या फिर ऐसे नियम हैं जिनके अनुसार आप पत्रों को रिजेक्ट कर सकते हैं जांच के दौरान। पहला कैसा है, यदि उस मत पत्र में कोई भी मार्क नहीं है, यदि कोई सदस्य ने किसी भी व्यक्ति को कोई भी मार्क नहीं दिया या पूरा ब्लैंक छोड़ दिया, उस स्थिति में इस पत्र को रिजेक्ट किया जा सकता है। दूसरा है, एक से अधिक लोगों को ऐसे टिक मार दिए या क्रॉस का निशान लगा दिए, उस स्थिति में इस पत्र को अमान्य कर दिया जाएगा। तीसरा एक और है, यदि उसमें पीठासीन अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं है, यदि किसी मत पत्र में डाले गए मत पत्र में पीठासीन अधिकारी की साइन नहीं है तो भी उसको अमान्य कर दिया जाएगा। चौथा स्थिति यह होती है, यदि कोई व्यक्ति किसी का नाम लिख दिया है जिससे अब पता चले कि वो व्यक्ति कौन है, उस स्थिति में भी उस पत्र को अमान्य कर दिया जाता है और उसको गिनती नहीं की जाएगी। और इन सब के अलावा यदि मत पत्र सही है तो उसको अलग अलग रखा जाएगा कि किसको कितना मत मिला है। 3 लोग हैं तो तीनों के नाम के हिसाब से अलग अलग मत किया जाएगा कि किसको कितना मत मिला है और उसकी गिनती की जाएगी। गिनती उपरांत परिणाम की घोषणा कर दिया जाएगा कि उक्त या फिर कोई व्यक्ति परिणाम में विजयी रहा, और उस विजयी होने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सरपंच या उप सरपंच को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, उसके द्वारा पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि इस दिन आज सम्मेलन बुलाया गया जिसमें उपाध्यक्ष अध्यक्ष की चुनाव किया जाएगा, जिसमें आप निर्वाचित हुए। और यदि कोई 2 लोग समान हो जाते हैं, जैसे इनको भी 5 मिला, इनको भी 5 मिला, तो उस दशा में लॉट निकाला जाएगा दोनों के। यदि ऐसा कुछ स्थिति हो जाता है तो लॉट निकालकर जिसके नाम की पर्ची निकलेगी लॉट में उसको विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अब इसमें कुछ कार्यवाही अभिलेख किए जाते हैं। अभिलेख ये है
कि सभी चीज़ को लिखित रूप में लिखा जाता है, कितने शुरू से कितने लोग सदस्यों ने भाग लिया, कैसे आरक्षण किया गया, कैसे नाम निर्देशन पत्र फाइल किया गया, कितने लोगों ने नाम भरा, कौन समर्थक थे, कौन प्रस्तावक थे, कितने लोगों ने नाम वापस ले लिया, कितने मतपत्र अमान्य हुए, कितने मान्य हुए, जीतने वाले को कितने मिला, हारने वाले को कितने मिला, इन सभी की कार्यवाही की जाती है। इसको हम कार्यवाही अभिलेख करते हैं। इस कार्यवाही अभिलेख की सूचना कलेक्टर या फिर विहित प्राधिकारी को दे दी जाती है। इस प्रकार आज हमने देखा कि अप्रत्यक्ष चुनाव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उप सरपंच के चुनाव कैसे होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।